हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूं। आज हम फिर जीआईसी मेंस पॉलिटिकल साइंस के कुछ संभावित या कहें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आपके बीच मौजूद हैं और जो आज के हमारे क्वेश्चंस होंगे वो जुड़े होंगे हमारे इंटरनेशनल रिलेशन एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स से। और इस क्वेश्चन जो संभावित क्वेश्चंस हमने आपके बीच रखेंगे वह लेने का कारण यही है कि ये ग्लोबल पॉलिटिक्स और रीजनल पॉलिटिक्स यानी कि क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं, जिसका कारण है कि इनके पेपर में आने की संभावना ज्यादा है। और उसका हमने जो है क्या किया है, भारत के संदर्भ में भी इसे जोड़ने का प्रयत्न किया है। और ध्यान रहे, बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से सुनना और देखना। इसके अलावा आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। हालांकि हम आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे और उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर हम विस्तार से जानते हैं, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, तालिबान का अफगानिस्तान में आगमन और भविष्य में भारत के नुकसान को रोकने के लिए अफगान नीति पर विचार विमर्श। यानी कि भारत की जो विदेशी नीति है अफगानिस्तान को लेकर, क्या उसमें कुछ संभावित परिवर्तन की जरूरत है या कुछ ऐसे मोड़ आ रहे हैं जिसे हमें इसे संशोधित करना पड़े, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा, तालिबान की वापसी और भारत की अफगान नीति में परिवर्तन, समय की मांग। क्या अब समय आ गया है कि हमें अपनी विदेशी नीति को संशोधित करना पड़ेगा? किसके संदर्भ में? अफगानिस्तान के संदर्भ में। और इसमें क्या है, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। अपने विचार प्रस्तुत करने का यह मतलब हुआ कि आपको खुली छूट दी जाती है कि अपने जो विचार हैं, आप एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, आईआर के साइंटिस्ट हैं, तो अपने विचार इस पर रखिए, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन होगा, तालिबान और भारतीय विदेश नीति दृष्टिकोण। देखो, ये तीनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से मैच है या कहें ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन आपको फॉर्म में देखने के लिए मिल सकते हैं। बस आप उसका जो सेंस है उसे समझिएगा और जो हमने आपके पॉइंट्स बताए हैं, जो पूरे क्वेश्चन को हमने विस्तार से पोस्टमार्टम किया है, उसको ही वहां पर लिख करके आइएगा। शुरुआत करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। और यह इंट्रोडक्शन हमने तब भी आपको बताया था जब हमने अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी पर 3 वीडियो बनाई थी। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उसे भी देख सकते हैं। उसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी दिखाया कि कैसे तालिबान का रिफॉर्म होता है या क्या तालिबान आता है, फिर उसमें सुधार होता है, फिर पतन होता है। वो सारी चीज़ों को हमने उसमें बताया है डिटेल में, और भारत कैसे प्रभावित होगा वो भी उसमें बताया। मगर जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा वो शुरू होता है शीत युद्ध की समाप्ति उपरांत, जब यानी कि 1990 और 91 में शीत युद्ध समाप्त हो जाता है, कोल्ड वार की समाप्ति हो जाती है। फुकुयामा, आपको पता है कि फ्रांसिस फुकुयामा ने 1992 में अपनी एक बुक लिखी, द एंड ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का अंत बुक लिखी। और उसमें कहा कि दुनिया में विचारधाराओं का युग समाप्त हो चुका है या कहें विचारधाराओं का अंत हो चुका है और एकमात्र मानव शासन तंत्र पश्चिमी उदार लोकतंत्र सार्वभौमिक रूप से कायम हो गया है या कहें मानव प्रेमी विकल्प हो गया है। ये कहना था अपनी बुक में। 1992 में बुक लिखते उन्होंने कहा कि जो कोल्ड वार 2 विचारधाराओं के बीच लड़ा जा रहा था, साम्यवाद और उदारवादी या कहें उदार लोकतंत्र जो पश्चिमी का दृष्टिकोण करता है, उनके बीच जो युद्ध था वह समाप्त हो गया और पूरे वर्ल्ड में एकमात्र विचारधारा प्रबल हो गई। वो थी उदार लोकतंत्र सार्वभौमिक रूप से, कि हर एक देश इस विचारधारा को अपनाए। तो इसे ही काउंटर करते हुए क्या कहा, 1996 में एक और बुक आती है, वो सैमुअल हंटिंगटन नाम के एक व्यक्ति थे, आपने सुना होगा, और उनकी बुक थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। इस बुक में वे चुनौती देते हैं किसके, फुकुयामा के, जो उनका परिकल्पना थी या उनका जो कॉन्सेप्ट था या जो उनका दृष्टिकोण था दुनिया को देखने का, उन्होंने उसे चुनौती दी और कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि विचारधाराओं का अंत हो गया होगा। हालांकि कुछ संभावित बदलाव जरूर आए और वो बदलाव किसके रूप में है कि आने वाले समय में जो वैश्विक स्तर पर तनाव, अस्थिरता, युद्ध का कारण बनेगी, वह बनेगी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान। यानी कि आपकी और हमारी या वर्ल्ड में फैली हुई इतनी सारे कल्चर एंड रिलीजियस आइडेंटिटी की जो हमारे और आपके बीच क्लैश का, लड़ाई का, तनाव का, युद्ध का कारण बन सकती है या बनेगी। अर्थात विश्व की प्रमुख 8 संस्कृतियों, देखो याद रखना इन्होंने 8 संस्कृति की बात करी है। उसमें चाइनीज़ होगी, अफ्रीकन होगी, पश्चिमी हो गई, ऑर्थोडॉक्स यानी रशिया होगी, जापानीज़ होगी, भारत होगी, मुस्लिम होगी। इस तरह की ना 8 संस्कृतियों की इन्होंने बात की है। साथ ही इन्होंने अपनी इस बुक में कहा
चीन और इस्लामिक संस्कृति साथ में आ जाती हैं तो दुनिया को प्रभावित कर सकती है। देखो सबसे बड़ी और इसकी चेतावनी यही थी इनकी बुक में कि चीनी यानी कि चाइना और इस्लामिक संस्कृति साथ में आ जाती हैं तो दोनों का गठबंधन हो जाता है, गठजोड़ हो जाता है, तो आने वाली जो 6 या जो वर्तमान में 6 अन्य जो संस्कृति होती है उन्हें प्रभावित कर सकती है, पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स को प्रभावित कर सकती है। तो दुनिया को प्रभावित कर सकती है। सवाल अब देखो 3-4 सवाल हमने इंट्रोडक्शन में दिए। क्या तालिबान, पाकिस्तान और चीन का समीकरण भारत को प्रभावित कर सकता है या इसका भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? दूसरा सवाल, क्या भारत के सामने अब अफगानिस्तान से संबंध विच्छेद का समय आ गया है, यानी कि क्या अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से भारत को अपने संबंध हटा लेने चाहिए, अपना दूतावास में जो राजनीति उन्हें बुला लेना चाहिए, ये स्थिति आ गई है। क्या तालिबान से भी वही संबंध स्थिर रखे जाए या यथास्थिति रखी जाए जो अफगानिस्तान की पूर्व सरकार से रही जिन्हें जनता ने चुना था, या फिर कोई अन्य विकल्प तलाशा जाए? देखो ये 4 क्वेश्चंस हमने बनाने की कोशिश की है अपने इंट्रोडक्शन में, इन चारों को ही हम हल करने का प्रयास करेंगे। छोटा सा इंट्रोडक्शन था, आप बेस इस तरीके का बनाना, क्योंकि देखो IR के क्वेश्चंस में क्या होता है कि सब सेम चीज़ें लिखते हैं और लिखेंगे भी कैसे, ज़्यादा क्या लिखेंगे, मगर आप कुछ ऐसे रेफरेंस देना इंट्रोडक्शन में जिससे सामने बैठा व्यक्ति आपके रेफरेंसेस सुन के, आपके जो कोड सुन करके ना प्रभावित हो जाए और उन्हें लगे कि वाकई में नीचे उन्होंने कुछ अच्छा लिखा होगा। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन IR में स्पेशली देने की कोशिश करिएगा। अब हमने जो पहला सवाल था उसे हल कर रहे हैं। क्या भारत संबंध विच्छेद नहीं कर सकता? क्या होगा अगर भारत, तालिबान वहाँ पर आ चुका है तो भारत संबंध विच्छेद कर दे तो उसे घाटा होगा? इस बार हम बात कर रहे हैं, इसका हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। 2001 में तालिबान के सत्ता से बाहर हो जाने के बाद 2005 में करजई और मनमोहन की द्विपक्षीय यात्राओं ने, देखो मनमोहन अफगानिस्तान भी गए थे, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, फॉर्मर प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के समय में या यूपीए सरकार में, फिर जो वहाँ पे हमेद करजई थे वो भारत भी आते हैं। 2005 से ये सिलसिला जारी होता है हमारा, ने दोनों देशों के मध्य नए संबंधों का दौर चालू किया जो भारत के सहयोग से अफगानिस्तान को 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में सार्क की सदस्य दिलाने तक था। यानी कि हमने द्विपक्षीय स्तर पर तो संबंध अच्छे किए, बल्कि क्या किया, अफगानिस्तान दक्षिणी एशिया का हिस्सा नहीं था, फिर भी जो मध्य एशिया का पार्ट था अफगानिस्तान, उसे हमने सार्क में सदस्यता दिलाई और उसका पूरा भरसक प्रयास किया कि हम क्षेत्रीय स्तर पर और द्विपक्षीय स्तर पर इसको मजबूती से आगे बढ़ाएं, किसको, अफगानिस्तान को। और 2011 में एक मजबूत संधि और हमने इसके साथ की, द्विपक्षीय संधि और मजबूत संधि इनके साथ की, वो थी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। याद रखना, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो 2011 में होता है। इसमें क्या कहा, जिसके तहत भारत अफगानिस्तान को बिना शर्त, याद रखना, बिना शर्त, बिना लाभ नुकसान के, हर हालत में किसी भी तरह की कंडीशन आ जाए, कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, हर संभव मदद प्रदान करेंगे। 2000 का ये एग्रीमेंट था, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कि हम बिना शर्त के, बिना किसी लाभ नुकसान के, बिना किसी भी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान की मदद करेंगे एक छोटे भाई के रूप में, इस ट्रीटी में कहा। तो इस ट्रीटी का ही आधार बनाए कि हमने साफ कहा था कुछ भी सिचुएशन आ जाए तो हम अफगानिस्तान का साथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर सरकारें चेंज हो सकती हैं मगर जो वहाँ का नागरिक समाज है हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि उनका नागरिक समाज और हमारा नागरिक समाज अब एक हो चुका है, बहन भाई वाला रिश्ता हो चुका है, तो हमें उनके साथ सहयोग तब भी करना होगा और अब भी करना होगा। बेशक वहाँ पर सत्ता शासन बदल जाए, आतंकी गुट सत्ता में आ जाए, फिर भी हमें उनकी सहायता करनी होगी। इसी के परिणाम को हम अग्रलिखित पॉइंटों में जानेंगे कि क्यों हम वहाँ से बाहर ना निकले, क्यों हमारी ज़रूरत है कि हम वहाँ पर अभी भी बने रहें, चाहे बेशक से वहाँ पर सत्ता में तालिबान शासक आ गया हो। आधारिक संरचना और निवेश, हमारी एक मजबूरी कहें या हमारा लाभ कहें, मजबूरी ज़्यादा होगी कि हमने पिछले 20 सालों में, यानी कि 2001 से 2020 तक देखें तो 20 वर्षों में अफगानिस्तान को 3 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है, जिसमें नेशनल असेंबली, जो उनकी संसद है ना, उन्हें नेशनल असेंबली कहा जाता है, के निर्माण से लेकर सड़क निर्माण, नेशनल असेंबली से सड़क निर्माण तक, शिक्षा, स्वास्थ्य,
कृषि, सड़क, जल, बिजली, खेल आदि में सभी में हमने क्या किया, निवेश किया है। और वो सहायता के रूप में हमने निवेश किया, 20 सालों में 3 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत 5वां एक साझेदारी या कहें सहायता प्रदान करता देश है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश अफगानिस्तान को सहायता कर रहे हैं ना, उसमें 5वें नंबर पर भारत का स्थान आता है जो अफगानिस्तान को सहायता कर रहा है। वहीं जब दक्षिण एशिया में बात की जाए ना, दक्षिण एशिया के देशों में बात की तो भारत का स्थान प्रथम हो जाता है। इसके आधार पर कहें तो भारत के वहाँ पर इतना सारा निवेश है और भारत ने उसके विकास में जो पैसा खर्च किया है, तो कहीं ना कहीं अगर भारत अब वहाँ से अपना हाथ निकाल लेता है तो भारत कर किए गए वहाँ सारे इतने सारे ज़मीनी स्तर पर कार्य को कहीं ना कहीं आघात लग सकता है, वो संबंध हमारे विच्छेद हो सकते हैं। इसलिए हमारी मजबूरी हम वहाँ से ना निकले बल्कि अपने प्रयास और जारी करते रहें, चाहे वहाँ पर तालिबान शासक आ चुके। देखो उसमें कुछ एग्जाम्पल आप डाल देना, जैसे सलमा डैम, सहतूस डैम, बामियान प्रांत में सड़क निर्माण, कंधार में कृषि विद्यालय, इस तरीके के आप डाल देना। और वर्तमान में भी छोटे और बड़े 116 से अधिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत वहाँ पर चला रहा है। ठीक है, अब दूसरा जो टॉपिक है यहाँ पे पॉइंट है सॉफ्ट पावर संदर्भ। देखो जो 20 सालों से इतनी सारी मदद वहाँ प्रोवाइड करा रहा है, तो वहाँ पर सिविल सोसाइटी के दिलों में भारतीयों के प्रति एक नई प्यार कहें, इमेज कहें, सांकेतिक वो कहें, इज्जत बढ़ गई होगी या नहीं बढ़ गई होगी। इसी को दर्शाने के लिए हर्षवी पंत कहते हैं, देखो बहुत बड़े भारतीय स्कॉलर हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए हैं। भारत अफगानिस्तान में सबसे लोकप्रिय देश है, आप ये कोड लिखना जरूर। फिर दूसरा है दया किशन थुसु, इनकी एक बुक है बुद्धा से बॉलीवुड। देखो पूरी बुक का नाम तो अलग है, हमने जो टाइटल जो आपको याद हो जाए उसे लिखा है, सब टाइटल है उस बुक का बुद्धा यानी गौतम बुद्ध से बॉलीवुड में कहा भारत की सॉफ्ट पावर का प्रसार अफगानिस्तान से लेकर मध्य एशिया तक फैला है, जो भारत को इन देशों के नागरिक समाज के बीच एक महत्वपूर्ण और आकर्षक देश का तगमा दिलाता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा जब आईपीएल में अफगानिस्तान क्रिकेटर यहाँ पर आते हैं, नाम अभी याद नहीं आ रहे हैं उनके, स्पिनर आते हैं बेसिकली, वो भारत में खेलते हैं। आपने देखा होगा वो हिंदी भी अच्छी बोलते हैं। उसका प्रभाव क्या है? उसका प्रभाव यही है कि जो भारतीय बॉलीवुड है उसने वहाँ पर भारतीय संस्कृति को पहुँचाया है, भाषा को पहुँचाया है, वहाँ के प्रेम को वहाँ तक पहुँचा दिया है। तो इससे क्या है, वो वहाँ का नागरिक समाज हमारे नागरिक समाज से जुड़ाव पैदा करता है। और सॉफ्ट पावर के संदर्भ में भारत वहाँ लोकप्रिय देश है। और भारत का इस तरीके से पीछे हट जाना कहीं ना कहीं भारत के आने वाले संबंधों को, भविष्य में दीर्घकालिक संबंधों को प्रभावित करेगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि भारत को पीछे नहीं हटना चाहिए, बेशक सरकार कोई भी आ गई हो। 2017 में देखें, हमने कहा था सार्क सैटेलाइट भेजी जाएगी, मगर उसमें क्या होता है कि एक एग्जाम्पल रूप में इसे बता रहे हैं, उसमें पाकिस्तान अलग हो जाता है। फिर इस सैटेलाइट का नाम रखा जाता है साउथ एशिया सैटेलाइट, जो भारत ने लॉन्च की थी अपने पैसों से, अपने ही रॉकेट लॉन्चर से, और उसमें सारा पैसा भारत ने खर्च किया गया था। तो उसमें क्या हुआ, अफगानिस्तान को भी उसके द्वारा वह रिमोट सेंसिंग बोलते हैं, उसे रिमोट सेंसिंग सहायता उपलब्ध करा रहा है। मेरा जो बेसिकली काम है वो इस सैटेलाइट लॉन्चेस पे ही, इस सब पर ही है, उसे आईआर के कॉन्टेक्स्ट में देखने पर। अब तीसरे की बात करें, गेटवे ऑफ मध्य एशिया। देखो गेटवे ऑफ मध्य एशिया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ये 2016 में भारत, ईरान, अफगानिस्तान ने के बीच द्विपक्षीय सम्मेलन, उस सम्मेलन न कहकर समझौता कहते हैं, जिसके आधार पर क्या था, चाबहार बंदरगाह बनाया जाएगा, समुद्री संपर्क जोड़ा जाएगा भारत और ईरान के बीच, और आगे मैदानी भाग के संपर्क के लिए जहेदान रेल लाइन द्वारा व्यापारिक गलियारा स्थापित करना। यानी कि हमने क्या किया, हम इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान को जोड़ेंगे। जहाँ इंडिया और ईरान समुद्र के रास्ते से जुड़ेगा, वहीं ईरान और अफगानिस्तान हम लैंड के रास्ते से जोड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, भारत ने कोशिश की है कि हम, क्योंकि हमारे रास्ते में पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान से बराबर में कौन है, हमारा अफगानिस्तान पड़ता है, तो हमारा दुश्मन है वहाँ पर अफगानिस्तान, वो हमें ज़मीनी स्तर के संबंध बनाने नहीं देता। इसलिए हमने एक नया व्यापारिक मार्ग तलाश करने की कोशिश की। चाबहार बंदरगाह जो ईरान में हमने डेवलप कराया 2016 में, उसको समझौते के तहत, उसके तहत हमने लैंड के थ्रू, क्योंकि लैंड से जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान ईरान के, वहाँ से फिर हमने क्या है, जहेदान रेल मार्ग पर हम काम कर रहे हैं, जिससे हम अफगानिस्तान से पहुँच सकें और अफगानिस्तान से आगे मध्य एशियाई के अन्य देशों, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान,
किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान इन तक पहुंच सकें और उससे भी आगे निकल करके हम रशिया और यूरोप के देशों तक पहुंचेंगे, यानी कि यूरो एशियाई देशों तक पहुंच सकें। इसलिए गेटवे ऑफ मध्य एशिया को हम छोड़ नहीं सकते हैं, अफगानिस्तान को बीच में नहीं छोड़ सकते। ये हमारी एक मजबूरी भी है और ज़रूरत भी है। साथ ही साथ अगर हम अफगानिस्तान में संबंधों को विच्छेद करते हैं, अलग होते हैं, तो उसका एक प्रभाव क्या होगा, चीन और पाकिस्तान एक अवरोधक और आतंकवाद के रूप में वहाँ उभर जाएंगे। क्या करेंगे, चीन और पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान में अपना इंटरफेरेंस या कहें हस्तक्षेप बढ़ाएंगे और वहाँ की सरकार को इस तरीके से ट्रीट करने के लिए बोलेंगे कि वह अपने इंडिया से संबंध विच्छेद करे। और साथ ही साथ क्या है, आतंकवाद की विचारधारा भारत के प्रति प्रबल हो सकती है, या कहे अफगानिस्तान से भारत के लिए आतंकवादी घटनाएं बढ़ सकती हैं। जैसे हमने देखा 1999 में IC-814 जो है विमान हमारा हाईजैक कर लिया जाता है, जो नेपाल से उड़ान भर रहा था और उसे अमृतसर आना था, मगर क्या होता है, उसे उड़ा करके कहाँ लिया जाता है, अफगानिस्तान के कंधार ले लिया जाता है, कंधार ले जाया जाता है, जिसे कंधार संकट के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या हुआ था, उस समय कंधार पर किसका कंट्रोल था, तालिबानियों को। तालिबानियों ने वहाँ समर्थन कर दिया था, जैसे मोहम्मद के इस पूरे प्रोजेक्ट को, इसका के आतंकी घटना को उन्होंने समर्थन करते हुए, और ये कहा गया था कि 3 से 4 जो आतंकी आप छोड़ देंगे, यानी भारत, तो हम इन्हें आज़ाद कर देंगे। और भारत को उस समय मजबूरी में उन्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि अपने नागरिकों, सिविलियंस को निकालना था। तो इस तरह की घटना भारत के खिलाफ और यह कह सकते हैं प्रायोजित आतंकवाद बढ़ सकता है। तो इसे हमें रोकने के लिए भी वहाँ पर संबंध बनाए रखना होगा। अगले पॉइंट की बात करें, द्विपक्षीय व्यापार। देखो, द्विपक्षीय व्यापार दोनों के बीच इतना तो नहीं है, मगर बात करें 2021 से 2020 और 21 के, यानी कि वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में, तो 10,387 करोड़ हमारा व्यापार इसके बीच हुआ, दोनों के बीच। इसमें 6,500 करोड़ के करीब भारत से, यानी कि 6,500 करोड़ का जो सामान है भारत ने निर्यात किया अफगानिस्तान को, और साथ ही साथ 3.5 या 3,000 के करोड़ के करीब भारत ने आयात किया। और भारत जो मोस्टली आयात चीज़ें करता है, उसमें मेवा, जैसे बादाम, किशमिश, अखरोट, इस तरह की चीज़ें, मेवा पदार्थ जो होते हैं, खाने की चीज़ें होती हैं, जो मेवा होती है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो वहाँ से आयात करता है। साथ ही साथ कुछ आभूषण बदले में भारत से यहाँ पे बहुत सारी मशीनरी हो गई, कपड़े हो गए, या कहीं मसाले हो गए, भारत से वह खरीदता है। तो ये एक तरीके से भारतीय व्यापारियों के लिए, भारतीय निवेशकों के लिए घाटे का सौदा हो सकता है, इसलिए भी हम पीछे नहीं हट सकते हैं, ठीक है। और हमें क्या है, एक ऐसे सदस्य को हम खो देंगे जो हमेशा से भारत के लिए खड़ा रहता है, और वहाँ पर UN में क्या है, एक रिफॉर्म पार्टनर के रूप में भारत का सहयोगी रहता है और भारत की स्थायी सदस्यता का दावेदारी करता है। तो इस तरीके से भी हम अफगानिस्तान को अपने से नहीं खो सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कि जिसके आधार पर हम अफगानिस्तान से संबंध विच्छेद ना करें, ठीक है। अब बात आती है कि अफगान भारत संबंधों का तीसरा विकल्प और विमर्श। देखो, तीसरा विकल्प हम यहाँ दे रहे हैं कि भारत को क्या करना चाहिए, ना तो हम ये कह रहे हैं कि संबंध विच्छेद करने चाहिए, हमें क्या है, हम तीसरे विकल्प की तलाश की ओर जा रहे हैं। और उसके लिए भी हमने कोड का सहारा यहाँ पर लिया। वो कोड है, भारत को मध्य मार्ग तलाशना होगा, क्योंकि हेनरी किसिंजर के अनुसार विश्व व्यवस्था में 6 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां होंगी या हैं, जिसमें एक भारत भी होगा। जैसे उन्होंने कहा था, रशिया, अमेरिका, चीन, जापान, भारत, EU यानी यूरोपीय यूनियन। तो ये 6 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी शक्तियां होंगी, उसमें भारत भी है। अगर हम इसी दृष्टिकोण से देखते हैं तो भारत अफगानिस्तान से पूर्ण रूप से संबंध विच्छेद नहीं कर सकता है, क्योंकि एशिया को लेकर राजनीति और रणनीति दोनों में, देखो, राजनीति में भी और रणनीति में भी अफगानिस्तान हॉटस्पॉट देश है। यानी कि यह कहें कि पूरी एशिया की राजनीति में हम देखते हैं कि अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, और उससे भारत को अलग अपने आप को करना कहीं ना कहीं चुनौती होगा। वह भारत का दबदबा एशिया में कम कर सकता है। इसलिए हमें इस मध्य मार्ग विकल्प को अपनाना होगा, और तालिबान शासन में भी अफगानिस्तान के लिए भारत की जरूरत बनाए रखना होगा। यानी कि ये लाइन ध्यान रखना, हमने क्या कहा है, तालिबान शासन में भी, बेशक वहाँ की सरकार चेंज हो गई, तालिबान शासन में भी अफगानिस्तान के लिए भारत की ज़रूरत को अहम बनाना होगा। और क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि भारत ने वहाँ पर पहले से इतना निवेश किया, तो अफगानिस्तान को पता है कि भारत अफगानिस्तान के लिए एक मेन निवेशक करता देश है, जो वहाँ के बिना किसी शर्त के ही वहाँ पर निवेश करता है, उसके आर्थिक विकास में मदद करता है।
उसे हम कुछ पॉइंटों से जान लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, भारत अफगान संचालित और अफगान स्वामित्व वाली शांति और समाधान प्रक्रिया के लिए अपने सहयोग पर कायम रहे, बेशक वह तालिबान को सत्ता पक्ष के रूप में ले। देखो इसका मतलब यह है कि भारत समर्थन करता है, वहाँ के शासन ही, वहाँ के लोग ही अपने सेल्फ यानी कि संप्रभुत्व का सम्मान करते हैं, वहाँ पर संचालन करें नीतियों का, अपनी विदेश नीतियों का, अपने कार्यों का, बेशक चाहे वह कोई भी समर्थक हो, ठीक है, या कहीं कोई भी सरकार हो। अब बेशक से हम तालिबान सरकार को भी हम मान लेते हैं क्योंकि मजबूरियां हैं भारत को इसके साथ जुड़े रहने का, मगर हम तालिबान से ऐसे संबंध बना लें, क्या करें कि साफ ये द्विपक्षीय संबंध बना ले कि वह अपने क्षेत्र में किसी तीसरे पक्ष को ना इंटरफेयर करे जो भारत के लिए प्रभावित करता हो, यानी कि भारत के द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करते हुए भारत की स्थिति को प्रभावित करता हो, ऐसा वह तालिबान सरकार ना करे, ठीक है, क्योंकि उनकी मजबूरी है। 20 सालों में 3 अरब डॉलर से अधिक भारत ने निवेश वहाँ पर किया है, तो देख सकते हैं कितना बड़ा है। पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर का निवेश उसने किया है भारत ने, तो इसलिए अफगानिस्तान को यानी कि तालिबान सरकार को भी ये स्थिति समझनी होगी। दूसरा, अफगानिस्तान नागरिक समाज और भारत का समर्थन। देखो अफगानिस्तान नागरिक समाज भारत का समर्थन करता है, पाकिस्तान और चाइना के अलावा, यानी कि उनके छोड़ दे तो वहाँ का नागरिक समाज भारत का समर्थन करता है। इसलिए वहाँ की सरकार के लिए भी चुनौती है कि भारत के साथ संबंध को बरकरार रखे अगर उन्हें सत्ता में बना रहना है तो, ठीक है। तीसरा, अफगानिस्तान आधारभूत संरचना और भारत का वर्तमान एवं भविष्य निवेश। भारत को अफगानिस्तान का आर्थिक पुनर्निर्माण और अमेरिका को सुरक्षाकर्ता देश कहते हैं। देखो इसमें क्या है, वही बात होगी, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत बहुत सारा सहयोग करता है, इसलिए भारत को वहाँ अफगानिस्तान लोग क्या कहते हैं, आर्थिक पुनर्निर्माण देश की संज्ञा देते हैं जो वहाँ पर वो कार्य करता है, और अमेरिका को सुरक्षाकर्ता देश कहा जाता है, ठीक है, वहाँ पर, ठीक है। अब और 2-3 पॉइंट और की ओर बात कर लें। नज़दीक के पड़ोसी देश से आतंकवाद पर नई संधि पर निर्माण करें। देखो नई संधि पर चर्चा करें, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करें, जिसमें क्या है कि वह भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की धरती का उपयोग ना करे, यानी तालिबान ना ही खुद करे, ना ही किसी पाकिस्तान, चीन जैसे देशों को ये कार्रवाई करने का मौका दे। यहाँ से आतंकवाद प्रयोजित नहीं होना चाहिए भारत के खिलाफ, ठीक है। अगला पॉइंट है, अफगान अफीन समझौता करे जिसमें भारत में गैर कानूनी नशे की खेप भारत ना आए। यानी कि हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान है, ईरान है और साथ ही साथ जो अफगानिस्तान है उसे गोल्डन क्रिसेंट या कहें अर्धचंद्राकार देश कहते हैं, जिसमें ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आता है। यहाँ से बहुत सारी अफीम कहाँ आती है, बेसिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। कहाँ, भारत के पंजाब, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में अफीम आती है, नशे का पदार्थ आता है, उसे रोका जाए। क्योंकि अब क्या है, वहाँ पर तालिबान सरकार आई तो ये ज़्यादा काम वो कर सकती है, मगर संधि स्थापित करें, दोनों के समझौते स्थापित करें कि ऐसा कार्य भारत के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और भी यहाँ पर पॉइंट है कि भारत को अपने राजनयिक और वाणिज्य दूतावास को बाहर नहीं करना चाहिए, वहाँ पर उन्हें बैठाए रहना चाहिए। MFN का दर्जा मजबूत उन्हें करना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट और भी चल रहे हैं, जैसे सैतूत बांध परियोजना, तो उन्हें कहीं ना कहीं आघात लग सकता है, और तापी प्रोजेक्ट भी ठंडे बस्ते में चला जा सकता है। तापी प्रोजेक्ट वही है, गैस से जुड़ा हुआ, गैस पाइपलाइन बिछाई जानी है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच। वहीं सऊदी अरब और संयुक्त राष्ट्र अमीरात यानी कि UAE को मध्यस्थकर्ता के रूप में तरजीह देनी होगी। भारत को क्या है, अगर अफगानिस्तान से अपने वहाँ निवेश को बचाना है और वहाँ पर अपने कार्य को निपुण और करते जाना है, तो हमें सऊदी अरब और UAE को बीच में मध्यस्थता के रूप में लाना होगा, ठीक है। फिर है सार्क और संघाई कॉरपोरेशन संघ पर शांति स्थापना के लिए बात करनी होगी कि अगर वहाँ पर अपने भविष्य के लिए वह तीसरा विकल्प तलाश रहा है। तो देखो ये सारे पॉइंट थे, और आपको और याद क्या रखना है, इसके मध्य मार्ग सफल होने के संकेत क्या मिलते हैं। क्यों भारत का मध्य मार्ग जो हमने आपको बताया है, जो आपने अपने पेपर में लिखेंगे कि हमारा मध्य मार्ग ये है, नया विकल्प ये है, तो उसके संकेत होने के, उसके सफल होने के संकेत भी हमें अभी से मिल रहे हैं। और वो क्या संकेत हैं, तालिबान नेता भी अफगानिस्तान के विकास के लिए भारत को अहम साझेदार मानते हैं। अर्थात तालिबानी वरिष्ठ नेता शेर मोहम्मद अब्बास ने भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार देश बताते हुए कहा कि तालिबान भारत के साथ अफगानिस्तान के व्यापारिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध को बनाए रखना चाहता है। देखो तालिबान के वरिष्ठ नेता थे मोहम्मद अब्बास, इन्होंने खुद कहा कि भारत का हमारे क्षेत्र में जो है जुड़े रहना बहुत हमारे आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक साथ साथ व्यापारिक विकास के लिए जरूरी होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा, अनुच्छेद 370 का मुद्दा
पाकिस्तान ने तालिबानियों के सामने रखा तो तालिबान के कई सारे ग्रुप हैं, तो उसमें से एक ग्रुप ने कहा इस मामले में हम अपनी तटस्थता रखते हैं, कश्मीर से अपना वास्ता हमारा कोई नहीं है, हम कश्मीर के मामले में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा और भारत का एक अच्छा रिश्ता बनाया है। यानी कि यहाँ पर जो निवेश करता है इसके आधार पर ये संकेत मिले हैं कि हमारा तीसरा मार्ग क्यों सफल हो सकता है। ठीक है, और हमने निष्कर्ष के तौर पर कहा है कि देखो, निष्कर्ष बहुत ध्यान से मैंने बनाने की कोशिश की और आपको जरूर इसी तरीके का निष्कर्ष लिखना है। अफगानिस्तान के इतिहास पर चर्चा करें तो कोई भी ऐसा शासन वर्ग का यहाँ लंबे समय तक बने रहना सफल नहीं हो पाया, इसलिए ये संभावना है कि तालिबानी विभिन्न समूह, देखो तालिबानी लोग हैं ना, या आतंकी समूह, इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप हैं, आपस में अपनी अपनी विचारधाराओं को मुद्दे को लेकर बटे हुए हैं। ठीक है, विभिन्न समूह खुद ही एक दूसरे को कमजोर करेंगे। जैसे हमने पिछली बार भी देखा, जब तालिबान सरकार पहले भी आई थी 2001 के बाद वहाँ खात्मा हो गया था, तो आपस में ही लड़ने लगे थे, गृह युद्ध हो गया था। तो ऐसी स्थिति का हमें वेट करना चाहिए कि आपस में सत्ता के दोबारा लड़ेंगे और भारत को अपनी नीति में यथास्थिति बनाए रखना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत को अर्थव्यवस्था से ज़्यादा अपनी सुरक्षा पर केंद्रित होना है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को इतना भी ज़्यादा प्रभावित वो नहीं करेगा। बस क्या है, वहाँ भारत की सुरक्षा सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। चीन का वहाँ नियंत्रण बढ़ सकता है, पाकिस्तान का वहाँ नियंत्रण बढ़ सकता है, वहाँ से आतंकवाद, अफीम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन भारत के लिए गंवा सकता है भारत, और साथ ही साथ गेटवे ऑफ मध्य एशिया जो है वो भारत के हाथों से निकल सकता है। हालांकि भारत को भी अपनी 1996 की अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय ड्राफ्ट से समझौता भी करना होगा। कैसे समझौता करना होगा? देखो, भारत को यहाँ थोड़ा सा समझौता करना पड़ रहा होगा, झुकना पड़ रहा है। कैसे? भारत ने 1996 में यूएन में अपनी महासभा में कहा कि हम ऐसी आतंकवादी ड्राफ्ट पर काम करना चाहिए इस पूरे यूएन को, जो आज तक वैसे पूरा नहीं हो पाया, 20-25 साल हो गए उसे। उसमें कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल एक सर्वमान्य यूनिवर्सल परिभाषा हो कि आतंकवाद सभी रूपों में जो है उसकी हमें निंदा करनी चाहिए, उसके खिलाफ पूरे वर्ल्ड को लड़ना चाहिए। तो भारत क्या है, कहीं ना कहीं अब इसके साथ संबंध स्थापित करके कहीं ना कहीं आतंकवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा है या उसको मान रहा है। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत के मुद्दे, जैसे अमेरिका चाल चलता है ना कि अपने मुद्दों के आधार पर नीतियां बदल देता, वैसे ही भारत को भी यहाँ पर करना होगा। देखो, ये पहला क्वेश्चन था, आप अपने अनुसार इसमें पॉइंट डाल सकते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है शक्ति संतुलन का केंद्र। ध्यान से समझना इन क्वेश्चंस को। शक्ति संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पावर का केंद्र मध्य एशिया से एशिया पैसिफिक की ओर स्थानांतरण। ठीक है, बाद में समझा देंगे हम। दूसरा क्वेश्चन है अमेरिका का अफगानिस्तान से सैनिक वापसी और एशिया प्रशांत में ध्यान आकर्षण। तीसरा है चीन में आक्रामक विस्तारवादी नीति, यानी चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीति और अमेरिका तथा भारत का जुड़ाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य एशिया से हिंद प्रशांत में बदलती वैश्विक शक्तियों की प्राथमिकता। ठीक है, तथा भारत की हिंद प्रशांत नीति। फिर अगला है चीन और क्वाड। ठीक है, ये कहने का मतलब ये हुआ, हम देख रहे हैं इस समय जो सबसे बड़ी दो घटनाएं हो रही हैं, वो ये घटना ये है अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी, अमेरिकी सैनिकों की वापसी, और बाहर जो अमेरिका की सेना का क्या है, दक्षिणी चीन सागर या कहें इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी सैनिकों की संख्याओं को बढ़ाना, ये बड़ी घटनाएं हैं। साथ ही साथ हम यहाँ कहें कि इस प्रशांत रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड जैसे ग्रुप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान अपनी सारी नीतियों को, सेनाओं को इस क्षेत्र में संकेंद्रित कर रही है। तो ये नया क्वेश्चन बनता है जहां पर पावर डाइवर्स हो रही है, यहाँ की ट्रांजिशन हो रही है। कहां पर? अफगानिस्तान से, यानी कि मध्य एशिया से एशिया पैसिफिक की ओर। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एक डिबेट वाला क्वेश्चन है, याद रखना। इस क्वेश्चन पर सबसे ज़्यादा चर्चा है वर्तमान में। पेपर में आए या नहीं हम एक गारंटी नहीं ले सकते। अगर यूपीएससी जैसे पेपर होते हैं उसमें मेंस में, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता ही है, हम पीसीएस का नहीं कह सकते। हालांकि मान करके चल रहे हैं ये क्वेश्चन आ सकता है, संभावना बरकरार है। अगर इस रूप में ना आए तो दूसरे रूप में किस तरीके से आएगा? क्वाड के बारे में पूछ लेगा, ऑकस के बारे में पूछ लेगा, ऑकस भी हम आगे बताएंगे। ठीक है, इनके बारे में पूछ लेगा। ठीक है, और भारत की नीति उस प्रति क्या है वो पूछ लेगा, या इस तरीके से पूछ लेगा हिंद महासागर में या हिंद प्रशांत महासागर में भारत की विदेशी नीति के बारे में बताइए। ठीक है, तो हमने पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है, जो हम पूरे रेफरेंस के साथ देते हैं। उस इंट्रोडक्शन से ही आपका टीचर प्रभावित हो जाए। जो हमारा इंट्रोडक्शन है, वैश्विक राजनीति में बदलती जरूरतों और शक्ति संबंधों के साथ नया संक्रमण
काल या कहें बदलाव अवश्य ही आता। देखो समय समय पर वैश्विक राजनीति चेंज होती है, जैसे कोल्ड वार में समय देखे, सेकेंड वर्ल्ड वार में देखे, फर्स्ट वर्ल्ड वार में देखे, नई शक्तियों का उभार हुआ, ये सब चीज़ संक्रमण काल में चेंजेस होते रहते हैं। जहाँ शीत युद्ध के उपरांत शक्ति संतुलन की धुरी अटलांटिक से पैसिफिक वर्ल्ड की ओर स्थानांतरित हुई, यानी कि जहाँ पहले कोल्ड वार के समय हम देखें यूरोपीय क्षेत्रों में और अमेरिका वाले क्षेत्रों में जहाँ अटलांटिक महासागर पड़ता है, शक्ति का केंद्र वहाँ हुआ करता था, मगर कोल्ड वार समाप्ति के बाद शक्ति का केंद्र क्या बन गया, पैसिफिक वर्ल्ड बन गया, या कहें एशिया पैसिफिक वर्ल्ड बन गया, या कहें एशिया प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र बन गया। वैसे ही इस दशक की बात करें, यानी कि जो हमारा दशक अभी चल रहा है, इस दशक में 2 शुरुआती घटनाओं का घटना, जिसमें अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापसी और इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड, याद रखना क्वाड जैसे सामरिक गुट की महत्व का बढ़ना, यानी कि उसकी महत्वपूर्णता का बढ़ना। हालांकि देखो यहाँ से ध्यान रखना, हालांकि दोनों ही घटनाओं का परस्पर जुड़ाव है, यानी कि म्यूचुअल जुड़ाव है, रिलेशन है। यानी चीन की इंडो पैसिफिक में बढ़ती विस्तारवादी पैठ ने, यानी कि विस्तारवादी नीति ने कहाँ पे, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर आने और समुद्री रीजन में सैनिक संख्या बढ़ाने पर मजबूर किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है इंट्रोडक्शन भी। इसका कारण ये हुआ, हमने यहाँ प्रमाण देने की कोशिश की है कि क्यों यहाँ पर इतना ज़्यादा लोग या कहें देश यहाँ पर, या प्राथमिक शक्तियाँ जो हैं वर्ल्ड की, वो यहाँ पर अपनी शक्तियों को, अपने विस्तार को बढ़ा रही हैं। उसका एक कारण है यूएस नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिलिंग रिपोर्ट। इसमें वे कहती हैं कि जो अपनी रिपोर्ट का नाम दिया वो था मैपिंग द ग्लोबल फ्यूचर बाय 2020। 2020 के बाद से इन्होंने ये कहा कि 2020 से ये ग्लोबल मैपिंग किया फ्यूचर की, जब इन्होंने बात की, प्रोडिक्शन की। इसके अनुसार चाइना और इंडिया 21वीं सदी की ग्रेट पावर होंगी। देखो इसमें 2020 से इन्होंने 30 की, 40 की, 50 की प्रोडिक्शन की है। जो इन्होंने कहा है 40-50 तक आके वर्ल्ड में 3 महापावर होंगी। उसमें ये कहा एक होगी चाइना, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री होगी पूरे वर्ल्ड में, ये ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। ठीक है, दूसरे नंबर पर उन्होंने अमेरिका को रखा, तीसरे पे भारत को रखा था उन्होंने। तो ये कहा कि आने वाले समय में चाइना और इंडिया भी ग्रेट पावर होंगी, इसलिए पूरा वर्ल्ड इन्हें नकार नहीं सकता है, जिसे हम आगे लिख रहे हैं। इसी आधार पर पश्चिमी देश एशिया की दोनों संभावित शक्ति को अपने खेमे में रखना चाहती हैं। देखो दोनों ही संभावित शक्तियाँ, चाइना और साथ ही भारत को अपने खेमे, जो जिसके खेमे में रहेगा उसकी शक्ति ज़्यादा बढ़ेगी। जहाँ इंडो पैसिफिक रीजन में उपस्थित 4 लोकतांत्रिक राष्ट्र, देखो लोकतांत्रिक देश लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, 4 लोकतांत्रिक राष्ट्र अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत ने मिलकर अपना क्वाड ग्रुप बनाया। ठीक है, क्वाड यानी 4 देशों का ग्रुप है। ठीक है, हालांकि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने, याद रखना इनका नाम भी, शिंजो आबे द्वारा 2007 में एक डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड्स के रूप में इसकी संकल्पना रखी गई थी। या कहने का मतलब ये हुआ, जो क्वाड 2017 में बना है ना, उसकी जो संकल्पना है 10 साल पहले ही, ठीक है, 10 साल पहले ही किसने रख दी थी, जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड्स के रूप में एक ग्रुप बनाना चाहिए। मगर इस मुद्दे पर उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि ज़्यादा उस समय इस तरीके के मुद्दे नहीं थे। और सेंटर पॉइंट उस समय कौन बना हुआ था, मध्य एशियाई, यानी कि वहाँ पर किसका, अफगानिस्तान का पुनः स्थापन करना है, वहाँ पर तालिबान को खदेड़ना रहना है। मगर क्या हुआ, अब वहाँ से अफगानिस्तान बाहर निकल गया है। तो इसलिए क्या हो गया, चीन ने भी, चीन के दक्षिणी चीन सागर में जो पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है, याद रखना, चीन के दक्षिणी सागर में जो पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है, छोटे छोटे देशों के साथ विवाद और प्रधानता, यानी कि वहाँ पर हम देखते हैं स्टैनली द्वीप समूह हो गया, पार्सल द्वीप समूह हो गया, एक द्वीप समूह का नाम और है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इन द्वीपों को लेकर विवाद है। वियतनाम कहता है कि हमारे अंडर में आना चाहिए, ताइवान कहता है हमारे अंडर में आना चाहिए, फिलीपींस अपने अंडर में, मलेशिया, थाईलैंड अपने अंडर में। तो उसको लेकर के यहाँ लड़ाई चलती रहती है कि क्या कर रहा है, चीन अपनी विस्तारवादी नीति बढ़ा रहा है। इसलिए जापान की ये महत्वाकांक्षा है कि इस तरीके के ग्रुप को बनाना चाहिए, और इसको भी ध्यान रखते हुए ये कहा गया, सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि यह रीजन, यानी कि रीजनल व्यापारिक मार्ग भी, यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर होने वाला, जो वहाँ पर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला जो व्यापार है, वो यहाँ के मार्ग से होकर जाता है, यानी दक्षिणी चीन सागर से। और साथ ही साथ प्राकृतिक ऊर्जा, जैसे प्राकृतिक गैस हो गई,
तेल हो गया, वहाँ पर ये ऊर्जा के स्रोत भी मिलते हैं, रिसोर्स भी मिलते हैं। तो इस क्षेत्र की महत्वता अब बढ़ चुकी है, जहाँ चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के जरिए क्षेत्रीय शांति और समीकरण बिगाड़ रहा है। और इसका मकसद बस इतना है, एक स्वतंत्र यानी कि एक फ्री, मुक्त और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र हो, जहां शांति, स्थिरता के साथ सहयोग को मजबूती मिले। इसलिए जापान ने इसकी संकल्पना रखी थी और 2017 में हम देखते हैं 2017 में इसका निर्माण किया जाता है। देखो एक चीज और याद रखना, सेनकानु द्वीप विवाद। देखो सेनकानु द्वीप विवाद क्या है, इस पर ताइवान, जापान, चाइना तीनों अपना अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं। चाइना अपना इसे कहता है, जापान अपना कहता है, इस पे विवाद चलता रहता है। इसलिए कहा है जापान ने, हम इस विस्तारवादी नीतियों को, चीन की विस्तारवादी नीतियों को खत्म करना चाहते हैं, यहाँ पर शांति और समृद्धि लाना चाहते हैं, क्षेत्रीय विवाद खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए हमें उसे रोकने के लिए एक ग्रुप की जरूरत पड़ी, उसका नाम था क्वाड, जिसे 2017 में बना दिया गया। यह याद रखना एक अनौपचारिक यानी कि अनऑफिशियल है कि इनफॉर्मल, फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है, यानी कि इसका एक कोई संगठन का मुख्यालय नहीं है, इस तरीके से नहीं है, ठीक है, कि फिक्स बैठक नहीं है, इस तरीके की चर्चा इसमें नहीं है, किसका अध्यक्ष कौन होगा, इस तरीके का इसमें मापदंड इसमें नहीं किए गए, इसलिए अनौपचारिक कहा है। रणनीतिक वार्ता मंच है जो इंडो पैसिफिक रीजन में शांति, समृद्धि, सुरक्षा और मुक्त समुद्र संबंधों को प्रोत्साहन देता है, यानी कि शांति बढ़े इस क्षेत्र में, समृद्धि आए, विकास आए, सुरक्षा के मुद्दे महत्वपूर्ण हो, और मुक्त यानी कि खुला समुद्र मार्ग यहाँ पर सबको मिले, व्यापारिक संबंध बढ़ाए जाए, कोई देश अपना इस समुद्र मार्ग पर कब्जा ना करे, इसका क्वाड का मकसद है। वहीं चीन की प्रतिक्रिया देखो, इस जब हम क्वाड की बात कर रहे हैं ना, इस रीजन की बात कर रहे हैं, तो हर एक जो एक ग्रुप में शामिल है, जो ग्रुप में शामिल नहीं है, जो विपक्षी ताकतें हैं, उनका पक्ष जरूर रखेंगे। हमने चीन की प्रतिक्रिया को यहाँ पर रखा है। वो कहता है कि ये ग्रुप चीन के खिलाफ है और एशिया की क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरे में डाल रहा है, क्योंकि यह एशिया का नाटो सैन्य संगठन है। जैसे नाटो संगठन ना अमेरिका का, वैसे ही इन्होंने संज्ञा दी है चीन ने कि ये एशिया का नाटो सैन्य संगठन है, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं सैनिक गतिविधियों को बढ़ा देगा, अशांति लाएगा। तथा बेशक ये सहयोगी अपना मकसद समुद्र मुद्दे पे सुरक्षा और लचीलापन का भाव लाना है, परंतु इसकी मूल प्रेरणा क्या है, चीन को पीछे धकेलना है और अपने समुद्री रीजन में विस्तार, इसका क्या है, चीन को पीछे धकेलना इसका मूल मकसद है। और साथ ही साथ क्या है, ये क्या करना है, जो चीन का विकासवादी कार्य है, चीन जो अपने विकासवादी कार्य कहता है द्वीपों को, जैसे स्टैनली द्वीप, पर्सल द्वीप हो गए, मगर ये विकासवादी कार्य नहीं है इसकी, ये भी सैन्य रणनीति है चाइना की, मगर वो इसे अपने विकासवादी कार्य कहता है, तो उसको रोकना इनका मकसद है। वहीं रूस का मत जाने तो रूस का कहना है कि ये पश्चिमी देशों की कुटिल नीति है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी कुटिल नीति है, चालाक नीति है, क्रुक्ट वाली नीति है, जहाँ भारत को एंटी चीनी खेल में उलझाना है, जहाँ क्या है, भारत को एक चीनी क्या है ये बताना है कि चीन भारत को कहीं ना कहीं दुश्मन है, वो भारत को प्रभावित करेगा आने वाले संबंध में। तो ये पश्चिमी देश भारत को भड़का रहे हैं, इसका प्रभाव एशिया में अस्थिरता हो सकता है, यानी कि यहाँ पे अनबैलेंस हो सकते हैं संबंध, रूस और भारत के भी संबंधों में दूरी ला सकता है। क्वाड मुख्य रूप से सैन्य सामग्री और इसके व्यापार में रूसी संबंध को कम करना है और हथियार के लिए भारत को अमेरिकी शरण देना, यानी कि अमेरिका यहाँ पर अपने संबंध भारत से मजबूत करना चाहता है और रशिया को इस क्षेत्र से बाहर करना चाहता है, भी इसका मकसद है, रूस ने कहा है। फिर अमेरिकी पक्ष की बात करें तो अमेरिका कहता है कि क्वाड नाटो के समकक्ष कोई सैन्य गठबंधन नहीं है या कहीं कोई संगठन नहीं है। इसका मकसद आर्थिक खुलेपन, जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा और लचीलेपन पर काम करना है, उसे प्रोत्साहन देना है और चारों लोकतांत्रिक देशों के सहयोग से, यानी जो चारों डेमोक्रेटिक देश हैं के सहयोग द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार हिंद महासागर वाले क्षेत्र में करना है, या कहें हिंद प्रशांत वाले क्षेत्र में करना है। अब इसमें भारत का राय जान लेते हैं। भारत की राय क्या है, जो जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की विदेश नीति जान रहे हैं ना, हिंद महासागर में, हिंद प्रशांत महासागर में। तो इसमें क्या है, भारत का प्रथम संरक्षण विचार यह है कि हिंद महासागर रीजन में हार्मुज जल संधि, देखो हार्मुज जल संधि कहाँ है, फारस की खाड़ी से लेकर ईरान वाले क्षेत्र से लेकर मलक्का जल संधि तक निर्बाध रूप से व्यावसायिक मार्ग पर कोई अवरोधक ना हो और इस रीजन में किसी भारी ताकतों का आगमन और दबाव के कारण शांति और अस्थिरता प्रभावित ना हो, उस पर काम करना है। वहीं प्रशांत क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी, यानी कि देखो दक्षिण पूर्वी
देखो हमने यहाँ बताना भूल गए मलक्का जल संधि। देखो मलक्का जल संधि क्या है, इंडोनेशिया वाले क्षेत्र तक फैली है, थाईलैंड वाले क्षेत्र तक फैली है, जो हम कहें फारस की खाड़ी से वहाँ तक के रीजन को, हिंद महासागर वाले रीजन को हमने शांतिपूर्ण स्थिरता वाला क्षेत्र बनाना है, भारत का ये मकसद है। वहीं प्रशांत क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों के अपने सहयोग को बढ़ावा दे सके और संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले चीन के विस्तारवादी नीतियों को रोकना है। कहाँ पर? प्रशांत क्षेत्र में। हालांकि हमने लिखा है इस प्रशांत महासागर क्षेत्र में भारत प्रत्यक्ष तौर पर कोई भी मसले में नहीं उलझता है, परंतु साधारण शब्दों में भारत का लक्ष्य समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करना है, जहां विभिन्न मुद्दों औद्योगिकी, कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, आपदा और जलवायु परिवर्तन पर विचारों का आदान प्रदान है। ठीक है, हमने यहाँ पर भारत का पक्ष भी जान लिया। अब हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का पक्ष जानते हैं। देखो क्वाड की बैठक के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने पक्ष को रखा। पीएम मॉरिसन ने कहा कि क्वाड भारत, जापान और अमेरिका के साथ समान विचारधारा वाले लोकतंत्र को साथ लाना है। यह एक खुला मंच है, देखो एक बंद मंच नहीं है, यहाँ पे सभी आ सकते हैं। इसमें चीन को भी आने के लिए कोई मनाही नहीं है, बस सभी के लिए ये शर्त होगी कि वह सभी की संप्रभुता का सम्मान करे। ठीक है, क्षेत्रीय विस्तारवाद ना करे, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के प्रति अपनी जवाबदेहिता तय करे, उनका पालन करे, यही इनका मकसद है। तो कोई भी इस संगठन का सदस्य बन सकता है, ना कि ये नाटो की तरह एक सदस्य है। ठीक है, अगली बात करें आगे हम। देखो जो हमने ऑकस की बात की थी ना, बहुत ध्यान रखना, ऑकस अब मुद्दा एक बन गया है कि एक और संगठन एशिया पैसिफिक रीजन में देखने के लिए मिल गया है, वो है हिंद प्रशांत समीकरण से इतर एक और समझौता किया गया है, जो खुले तौर पर सुरक्षा एवं सामरिक समझौता था, जिसको 3 देशों, अभी 2 महीने पहले ये समझौता हुआ है, 3 देशों ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका ने मिलकर सूत्रपात किया है और इसका नाम ऑकस पड़ा। देखो ए से क्या करेंगे ऑस्ट्रेलिया, यूके से हमारा यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि इसका नाम ऑकस पड़ा है, जिसका मकसद है एशिया पैसिफिक रीजन में सुरक्षा और शांति हेतु सुरक्षा हथियार तकनीकी साझा करना। देखो इसका मकसद क्या है, देखो हमने पढ़ा कौन सा क्वाड पढ़ा, वहाँ पर सुरक्षा की बात तो की गई है, मगर वहाँ पर एक दूसरे देशों के बीच कहीं भी ये नहीं बताया गया कि हम तकनीकी साझा करेंगे। ठीक है, और इस समझौते के तहत क्या हुआ, अमेरिका द्वारा ब्रिटेन के बाद दूसरा देश होगा ऑस्ट्रेलिया, जिसे वह नई पीढ़ी की परमाणु पनडुब्बी तकनीक साझा करेगा। यानी कि याद रखना, केवल अमेरिका अपनी जो परमाणु पनडुब्बी की तकनीक है ना, वो किसके साथ साझा किए, इससे पहले ब्रिटेन के, अब वह ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा करना जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चीन को यहाँ पर खतरा बढ़ गया और चीन ने कहा है कि ये शीत युद्ध कालीन वाली मानसिकता है, जो यहाँ पर शीत युद्ध को जन्म देगी, उत्तर शीत युद्ध को जन्म देगी। और साथ ही साथ क्या कहा, जहाँ पूरी दुनिया हथियारों की होड़ को ख़त्म करना चाह रही है, वहाँ पर क्या कर रहा है, वहाँ पर अमेरिका और ब्रिटेन इस एशिया पैसिफिक रीजन में हथियारों की होड़ को बढ़ावा दे रहे हैं। ये शीत युद्ध कालीन वाली मानसिकता है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। देखो मगर इसके कई सवाल हैं। इसके सवाल ये निकल कर के आते हैं, अब इन समझौते ने द्वंद्व तो साफ कर दिया कि शक्ति संतुलन का नया केंद्र एशिया प्रशांत क्षेत्र है, ये तो आपको क्लियर हो चुका है, परंतु ये सवाल भी खड़ा कर दिया, आखिर फिर क्यों क्वाड ग्रुप में भी ऐसे साझा तकनीकी हस्तांतरण समझौते नहीं होते हैं। देखो वहाँ पर वो भी उसमें जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, वहाँ पर ऐसे तकनीकी हस्तांतरण समझौते अभी तक क्यों देखने के लिए नहीं मिले। एक सवाल ये भी है, क्या उसे हम फिर मान लें वो ज़्यादा महत्वपूर्णता नहीं रखता है जितना ये रखता है। दूसरा, क्या बस वहाँ मालाबार जैसे सैनिक युद्ध अभ्यास ही संभव है। देखो वहाँ पर नौसेना का मालाबार अभ्यास हुआ था, जापान, अमेरिका और इंडिया का संयुक्त अभ्यास था ये नौसेना का, तो ये केवल ये मान लें है कि वह अभ्यास के लिए है, मगर जो तकनीकी वाला क्षेत्र है वो यहाँ पर ऑकस रहेगा, या फिर उसे पूर्ण रूप पर रक्षा समझौता बनाया जाए, या कहें कि केवल वही बात होगी, हमने कहा कि वो अभ्यास वाला और वो रक्षा वाला दोनों में अंतर हमें बढ़ाना होगा, जिसे महत्वता हमने ऑकस को रखनी होगी और द्वितीय के स्तर पर हमें किसे मानना होगा, क्वाड को। और दूसरा विमर्श ये भी हुआ कि क्या भारत को अमेरिका अभी भी एक विश्वास पात्र सहयोगी नहीं समझता है, या फिर रीजनल संतुलन के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान ज़्यादा बड़े साझेदार हैं। ये सारे क्वेश्चन इसने सवाल खड़े कर दिए जब इसमें भारत को शामिल नहीं किया गया। यही सब आप निष्कर्ष अपने क्वेश्चंस में भी आप रखेंगे, जहाँ पर हमने पूरी तरीके से एशिया पैसिफिक रीजन में जो बैलेंस ऑफ पावर बदला है अटलांटिक वाले क्षेत्र से, उसे अच्छे से बताने की कोशिश किया गया।
अगर इस पूरे क्वेश्चंस को लेकर अभी भी कुछ डाउट है या और भी पॉइंट हो, आपके क्वेश्चंस और भी हों, तो आप हमारे साथ साझा करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।